चंदनपुर गांव में रात का सन्नाटा चारों ओर फैल चुका था। गांव की सूनी गलियों में केवल कुत्तों के भौंकने की आवाज गूंज रही थी। ठंडी हवाएं पुराने वृक्षों को हिला रही थीं और ऐसा लग रहा था जैसे अंधेरे में कोई रहस्य सांस ले रहा हो। गांव वालों का मानना था कि चंदनपुर में रात के समय कोई अनजानी शक्ति भटकती है जो राह चलते लोगों को अपने साथ ले जाती है। उसी रात परसकर कहीं जाने की तैयारी कर रहा था, तभी उसकी पत्नी सावित्री उसके पास आ गई। इतनी रात गए आप कहाँ जाने की तैयारी कर रहे हैं? सावित्री, कुछ दिन पहले मैंने अपनी फसल भीमपुर गांव के व्यापारी रतन चंद को बेची थी। सुना है कि वो अपना घर छोड़कर किसी दूसरे राज्य में भागने की फिराक में है। इससे पहले कि वो सुबह गांव छोड़कर भाग जाए, मुझे रात में ही उसे पकड़कर अपना धन लेना होगा। ये सुनकर परसू का पुत्र किशन चौंक गया। लेकिन पिताजी, मुझे आपका इतनी रात में जाना ठीक नहीं लग रहा। आप तो जानते हैं कि हमारे गांव में यात्री अक्सर रात के समय लापता हो जाते हैं। ये सुनकर परसू मुस्कुराने लगा। तुम्हारे पिता के शरीर में अभी भी इतनी जान है कि तुम्हारे जैसे 10 नौजवानों को एक साथ धूल चटा सकता हूँ। और वैसे भी भीमकपुर गांव यहाँ से केवल 5 कोस दूर है। मैं पैदल ही कुछ देर में पहुँच जाऊंगा। किशन और सावित्री उसे बहुत रोकने लगे, लेकिन परसू नहीं माना। परसू दरवाजा खोलकर घर से बाहर निकल गया। रात के सन्नाटे में वो बिना डरे गांव की सीमा की ओर बढ़ने लगा। तभी अचानक उसके कानों में घोड़े के दौड़ने की आवाज टकराई। ये तो घोड़े की आवाज लग रही है। अगले ही पल एक तांगा उसके सामने आकर रुक गया। तांगे पर बैठा आदमी मोटी शॉल ओढ़े हुए था। उसका चेहरा पूरी तरह ढका हुआ था और अंधेरे में केवल उसकी चमकती हुई आंखें दिखाई दे रही थीं। कहाँ जाना है साहब? भीमकपुर गांव। मैं आपको छोड़ देता हूँ, केवल एक सिक्का दे देना। ये सुनकर परसू मुस्कुराने लगा। मैं तुम्हें एक नहीं बल्कि 5 सिक्के दूंगा, लेकिन तुम्हें मुझे भीमकपुर से वापस भी लेकर आना होगा। मुझे स्वीकार है। परसू तुरंत तांगे पर बैठ गया। कुछ देर में तांगे वाला घोड़े को घने जंगल की ओर दौड़ाने लगा। जंगल के ऊंचे ऊंचे वृक्षों को देखकर परसू चौंक गया। लेकिन ये तो भीमकपुर जाने का रास्ता नहीं है। चिंता मत करो साहब, मैं जिस रास्ते से जा रहा हूँ वहाँ से भीमकपुर केवल 2.5 कोस दूर रह जाएगा। जंगल का रास्ता है, इसलिए जल्दी पहुँच जाएंगे। कुछ देर बाद तांगा एक खंडहर के सामने आकर रुक गया। खंडहर के अंदर विचित्र रोशनी फैली हुई थी। परसू, जो गहरी सोच में डूबा हुआ था, अचानक चौंक गया। क्या हुआ? तुम मुझे कहाँ लेकर आए और तांगा यहाँ क्यों रोक दिया? लेकिन परसू की आवाज पलटकर उसी के पास वापस लौट आई। परसू दोबारा जोर से बोला, मेरी बात का जवाब क्यों नहीं देते? फिर भी कोई जवाब नहीं आया। परसू धीरे धीरे तांगे से नीचे उतरा, लेकिन नीचे उतरते ही उसके होश उड़ गए। तांगे पर अब कोई नहीं बैठा था। बड़ी विचित्र बात है, ये तांगे वाला कहाँ चला गया? तभी उसकी नजर खंडहर की रोशनी पर जाकर टिक गई। खंडहर के अंदर बहुत सी विचित्र आवाजें आ रही थीं। आखिर खंडहर के अंदर कैसी आवाजें आ रही हैं? ये सोचकर परसू धीरे धीरे कदम बढ़ाते हुए खंडहर के अंदर चला गया। लेकिन अगले ही पल उसकी दिल दहला देने वाली चीख पूरे जंगल में गूंज उठी। कुछ देर बाद चारों ओर फिर से सन्नाटा फैल गया। अगली सुबह जब परसू घर वापस नहीं लौटा, तब सावित्री की चिंता बढ़ने लगी। किशन, मेरा मन बहुत घबरा रहा है। तेरे पिताजी को अब तक लौट आना चाहिए था। चिंता मत करो माँ, मैं भीमकपुर गांव जाकर पता करके आता हूँ। क्या पता रात अधिक होने की वजह से पिताजी ने वहीं रुकने का फैसला कर लिया हो। इतना कहकर किशन घर से बाहर निकल गया। किशन कुछ कदम आगे बढ़ा ही था कि तभी गांव का हरिया उसके पास आ गया। अरे किशन, क्या हुआ? तेरे चेहरे पर इतनी चिंता क्यों दिखाई दे रही है? किशन ने शुरू से लेकर अंत तक सारी घटना हरिया को बता दी। पिताजी को बहुत मना किया था, लेकिन वो नहीं माने। रात भर मैं और माँ उनका इंतजार करते रहे, लेकिन वो वापस नहीं आए। ये सुनकर हरिया चौंक गया। किशन, कल रात मैं देर से खेत से लौट रहा था,
मैंने तुम्हारे पिताजी को एक तांगे में बैठे हुए देखा था। तांगा? क्या तुम सच कह रहे हो? हाँ, मैं सच कह रहा हूँ। और तुम तो जानते ही हो कि हमारे गांव में अब तक जितने भी लोग गायब हुए हैं उन सभी को किसी ना किसी ने तांगे में बैठे हुए जरूर देखा था। पूरा गांव जानता है कि रात के समय चंदनपुर में एक रहस्यमयी तांगा घूमता है। ये सुनकर किशन की चिंता और बढ़ गई। लेकिन तुम अपने मन में बुरे विचार क्यों ला रहे हो? देखो, जमींदार का नौकर कालिया भी तांगा चलाता है। क्या पता कल रात वही देर रात तक तांगा चला रहा हो और तुम्हारे पिताजी उसी के तांगे पर बैठकर भीमपुर गांव चले गए हो। किशन हरिया से कुछ नहीं बोला, लेकिन उसने अपने कदम जमींदार की हवेली की तरफ मोड़ लिए। कुछ देर बाद किशन जमींदार की हवेली के अंदर खड़ा था। अरे क्या हुआ किशन? सुबह सुबह मेरी हवेली में? सब कुछ ठीक तो है? अब जमींदार, मेरे पिताजी रात में भीमकपुर गांव गए थे, लेकिन अभी तक वापस नहीं लौटे। मुझे केवल ये जानना है कि क्या कालिया ने कल रात तांगा चलाया था? अभी पूछता हूँ। इतना कहकर जमींदार ने जोर से कालिया को आवाज लगाई। कालिया, क्या तुमने कल रात तांगा चलाया था? कुछ ही देर में कालिया वहां आ गया। कालिया गंभीर होकर जमींदार की ओर देखने लगा। सबको पता है मालिक कि मैं शाम के बाद तांगा नहीं चलाता। मेरा तांगा तो हवेली में ही खड़ा रहता है। मैंने कोई तांगा नहीं चलाया। ये सुनकर किशन के माथे की चिंता और बढ़ गई। वो बिना कुछ कहे तुरंत हवेली से बाहर निकल गया। कुछ देर बाद किशन भीकमपुर गांव में रतन चंद के घर पहुंच गया। तुम तो परसों के पुत्र हो। क्या पिताजी रात में आपके पास आए थे? नहीं, पिताजी को सूचना मिली थी कि आप रातों रात राज्य छोड़कर भागने वाले हैं, इसलिए वो रात में ही अपना फसल का धन लेने आपके पास आए थे। ये सुनकर रतन चंद चौंक गया। मुझे नहीं पता कि तुम्हारे पिताजी को यह सूचना किसने दी, लेकिन यह बिल्कुल झूठी बात है। अरे भला मैं अपना घर छोड़कर क्यों भागूंगा? और हाँ, तुम्हारे पिताजी रात में यहाँ नहीं आए थे। ये सुनकर किशन निराश हो गया। वो चुपचाप रतन चंद के घर से वापस लौट गया। किशन को निराश लौटता देखकर उसकी मां सावित्री की चिंता और बढ़ गई। क्या हुआ बेटा? जमींदार की हवेली भी गया था, लेकिन कालिया ने बताया कि वो शाम के बाद तांगा नहीं चलाता। रतन चंद के घर भी गया, लेकिन उसने कहा कि पिताजी को झूठी सूचना मिली थी। और हरिया चाचा ने कहा कि उन्होंने पिताजी को एक तांगे में बैठे हुए देखा था। ये सुनकर सावित्री रोने लगी। जिस बात का डर था वही हुआ। काश तेरे पिता जिद न करते तो आज वो हमारे बीच होते। हिम्मत मत हारो माँ। हिम्मत ना हारूं तो और क्या करूं बेटा? अब तेरे पिताजी शायद कभी वापस न आए। इतना कहकर सावित्री रोते हुए वहां से चली गई। किशन लगातार अपने पिता की तलाश करता रहा, लेकिन परसू का कोई सुराग नहीं मिला। एक दिन किशन इसी चिंता में तालाब के किनारे बैठा हुआ था। तभी कल्पना नाम की एक लड़की वहां आ गई। मैं कितने दिनों से तुम्हारा इंतजार कर रही थी, तुम मिलने भी नहीं आए। कल्पना की आवाज सुनकर किशन चौंक गया। दरअसल किशन और कल्पना एक दूसरे से प्रेम करते थे। कल्पना एक अनाथ लड़की थी जो जंगल की जड़ी बूटियां बेचकर अपना पेट पालती थी। गांव में प्रसिद्ध था कि कल्पना को जंगल की विचित्र जड़ी बूटियों का बहुत ज्ञान है। मैं जानती हूँ तुम्हारे पिताजी बाकी लोगों की तरह लापता हो गए हैं, इसी वजह से तुम हमेशा चिंता में डूबे रहते हो। लेकिन मैं बाकी लोगों की तरह हार नहीं मानूंगा कल्पना। मैं पता लगा कर रहूंगा कि उस भूतिया तांगे का क्या रहस्य है। जो भी उस तांगे में बैठता है, आखिर वो कहाँ गायब हो जाता है। तुम बिल्कुल सही कह रहे हो। किसी न किसी को तो अपने कदम आगे बढ़ाने ही होंगे। आखिर ऐसा कब तक चलता रहेगा? किशन और कल्पना काफी देर तक बातचीत करते रहे। कुछ देर बाद किशन अपने घर लौट आया। घर पहुंचते ही सावित्री किशन के पास आ गई। तुम कहाँ गए थे? माँ, तुम अच्छी तरह जानती हो कि पिताजी के लापता होने के बाद से मैं सब काम छोड़कर उनकी तलाश कर रहा हूँ। सावित्री कुछ देर तक किशन को देखती रही। लेकिन मैंने कुछ देर पहले तुम्हें तालाब के किनारे कल्पना से बातचीत करते हुए देखा था। किशन, मैं जानती हूँ तुम कल्पना से प्रेम करते हो, लेकिन शायद तुम एक रहस्य नहीं जानते। कैसा रहस्य?
सारे गांव को कल्पना के पिता पर शक है और जितने भी लोग गायब हुए हैं उनमें उसी का हाथ है और कल्पना का पिता ही वो भूतिया तांगे वाला है। ये सुनकर किशन बुरी तरह चौंक गया। ये क्या कह रही हो माँ? सावित्री गंभीर होकर किशन की ओर देखने लगी। मैं सच कह रही हूँ बेटा, शायद तुम नहीं जानते कि आज से 20 साल पहले कल्पना का पिता केशव इसी गांव का तांगे वाला था। मुझे पूरी बात बताओ माँ। सावित्री गहरी सोच में डूब गई। ये 20 वर्ष पुरानी बात है, जब कल्पना की माँ कौशल्या जीवित थी और कल्पना का पिता केशव तांगा चलाया करता था। 20 वर्ष पहले चंदनपुर गांव का माहौल आज जैसा डरावना नहीं था। गांव के लोग खुशी से अपना जीवन बिताते थे और गांव में केवल एक ही तांगे वाला था, केशव। सावित्री पुरानी यादों में खो गई। सुबह केशव अपने तांगे के पास खड़ा होकर घोड़े को चारा खिला रहा था। तभी उसकी पत्नी कौशल्या वहां आ गई। क्या तुमने कुछ सुना केशव? क्या हुआ कौशल्या? कल जमींदार ने पूरे गांव में ऐलान करवाया है कि कोई भी जंगल वाले रास्ते से दूसरे गांव न जाए। सुना है जंगल के रास्ते से बड़ी विचित्र और डरावनी आवाजें आती हैं। पूरा गांव डरा हुआ है। मैं एक टांगे वाला हूँ कौशल्या। अगर कोई यात्री मुझे कहीं जाने के लिए कहेगा तो मैं उसे ये तो नहीं कह सकता कि वहां नहीं जाऊंगा। तभी वहां जमींदार आ गया। केशव, कुछ दिनों के लिए अगर तुम यात्रियों को मना कर दोगे तो तुम्हारा कुछ नहीं बिगड़ेगा। सबसे पहले तुम्हारा सुरक्षित रहना जरूरी है। तुम्हारी पत्नी है और एक छोटी बेटी भी है। केशव मुस्कुराने लगा। केशव अपने तांगे पर बैठा और वहां से चला गया। लेकिन उस रात केशव वापस नहीं लौटा। जैसे जैसे रात बीतती गई, कौशल्या की चिंता बढ़ती गई। आखिरकार वो आधी रात के समय जमींदार की हवेली पहुंच गई। कौशल्या घबराई हुई जमींदार के सामने खड़ी थी। मेरे पति अभी तक घर नहीं लौटे, मुझे बहुत चिंता हो रही है। ये सुनकर जमींदार चौंक गया। केशव को समझाया था मैंने, कहीं वो किसी यात्री को जंगल वाले रास्ते से तो नहीं ले गया। इतना कहकर जमींदार तुरंत हवेली से बाहर निकल गया। उसने कुछ गांव वालों को साथ लिया और सभी लोग केशव की तलाश में जंगल की ओर निकल गए। पूरी रात खोजने के बाद भी केशव का कोई सुराग नहीं मिला। सुबह होते ही जमींदार गांव वालों को लेकर वापस लौट आया। क्या हुआ? सारा जंगल छान मारा, लेकिन ना हमें तांगा मिला और ना ही केशव। ये सुनकर कौशल्या फूट फूट कर रोने लगी। नहीं। समय धीरे धीरे बीतने लगा। एक दिन जमींदार गांव की चौपाल पर खड़ा होकर गांव वालों से बात करने लगा। गांव वालों, हमारे गांव में पहले केवल एक ही तांगे वाला था, केशव, जो रहस्यमयी तरीके से लापता हो गया। लेकिन तांगा ना होने की वजह से गांव वालों को बहुत परेशानी हो रही है। इसीलिए अब से मेरा नौकर कालिया तांगा चलाएगा। मैंने कालिया को इस गांव का नया तांगे वाला नियुक्त किया है। और उसी दिन के बाद से हमारे गांव में रात के समय अक्सर एक रहस्यमय तांगा घूमता है। जो भी उस तांगे पर बैठता है वो हमेशा के लिए गायब हो जाता है। गांव वालों का मानना है कि केशव के साथ कुछ ऐसा हुआ है कि वो भूत बन गया और वही लोगों को मारकर गायब कर देता है। माँ, समझ नहीं आता कि तुम्हारी बात पर विश्वास करूं या नहीं, लेकिन इतना जरूर कहूंगा कि बिना किसी सबूत के किसी पर आरोप लगाना गलत है। सावित्री गंभीर होकर किशन को देखने लगी। मैं गलत हो सकती हूँ, लेकिन पूरा गांव गलत नहीं हो सकता। केशव के गायब होने के 10 वर्ष बाद कल्पना की माँ भी संसार छोड़ गई। उसके बाद गांव के एक बूढ़े वैद्य ने कल्पना को पाल पोस कर बड़ा किया है। आज उसी वैद्य की वजह से कल्पना को जड़ी बूटियों का ज्ञान है। सच कहूँ तो मुझे कल्पना से तुम्हारा मिलना बिल्कुल पसंद नहीं। उससे दूर रहो बेटा। इतना कहकर सावित्री वहां से चली गई। किशन गहरी सोच में डूबा बैठा रहा। अगले दिन किशन कल्पना से मिलने तालाब के किनारे पहुंचा। उसने शुरू से लेकर अंत तक सारी घटना कल्पना को बता दी। कल्पना की आंखों से आंसू बहने लगे। मैं तो बहुत अभागी हूँ किशन। जब पिताजी गायब हुए तब मैं इतनी छोटी थी कि उनका चेहरा भी याद नहीं। 10 वर्ष बाद माँ भी मुझे छोड़कर चली गई। मैं अनाथ हो गई। लेकिन उसके बाद भी जब अपने ही पिता के बारे में ऐसी बातें सुनती हूँ तो मन बहुत दुखता है। कल्पना, ना जाने क्यों मुझे दाल में कुछ काला नजर आता है। मुझे लगता है कि हमें उस रहस्यमय तांगे का सच पता करना चाहिए। कल्पना गंभीर होकर किशन की ओर देखने लगी।
वो तो मैं भी चाहती हूँ, लेकिन कैसे? मेरे दिमाग में एक योजना है। कैसी योजना? किशन कुछ देर सोचता रहा। देखो कल्पना, मैं दावे के साथ नहीं कह सकता कि ये तांगा वास्तव में भूतिया है। हो सकता है कि सच में कोई आत्मा या रहस्यमयी शक्ति गांव वालों को गायब कर रही हो, लेकिन यह भी हो सकता है कि भूतिया तांगे के पीछे कोई इंसान हो जो डर और अंधविश्वास का फायदा उठा रहा हो। अगर सच में वो तांगा भूतिया है तो हमें उसका रहस्य जानना होगा, और अगर उसके पीछे कोई इंसान है तो उसे बेनकाब करना होगा। कल्पना ध्यान से किशन की बातें सुनती रही। तो तुम्हारी योजना क्या है? जब माँ सो जाएगी तब मैं रात के अंधेरे में गांव में घूमूंगा। अगर वास्तव में कोई रहस्यमय तांगा घूमता है तो वो जरूर मेरे पास आएगा। मैं उस तांगे में बैठ जाऊंगा और तुम्हें उसका पीछा करना होगा। ये सुनकर कल्पना बुरी तरह चौंक गई। लेकिन किशन, तुम्हें नहीं लगता कि तुम बहुत बड़ा खतरा मोल ले रहे हो? हम दोनों में से किसी ना किसी को तो ये खतरा उठाना ही पड़ेगा। मैं अपने पिता को ढूंढने के लिए बड़ा से बड़ा खतरा उठा सकता हूँ, और मैं चाहता हूँ कि गांव वालों के मन में तुम्हारे पिता के खिलाफ जो डर और गलतफहमी है वो भी खत्म हो जाए। तो फिर ठीक है किशन, मैं तैयार हूँ। तो आज आधी रात को गांव की सीमा के पास जो सूखा वृक्ष है वहां छुप जाना। मैं वहीं पर आऊंगा। इतना कहकर किशन वहां से चला गया। कल्पना भी गहरी चिंता में डूबी अपने घर की ओर बढ़ गई। रात का अंधेरा धीरे धीरे पूरे चंदनपुर गांव को निगल चुका था। ठंडी हवाएं सूखे वृक्षों से टकराकर डरावनी आवाजें पैदा कर रही थीं। दूर कहीं कुत्तों के भौंकने की आवाज सुनाई दे रही थी और गांव की गलियां पूरी तरह सुनसान पड़ी थीं। उसी रात किशन अपनी मां के सोने का इंतजार कर रहा था। आधी रात के समय जब सावित्री गहरी नींद में सो गई, तब धीरे से किशन उठा और चुपचाप घर से बाहर निकल गया। किशन धीरे धीरे कदम बढ़ाता हुआ गांव की सीमा के पास पहुंच गया। वहां एक सूखा और डरावना वृक्ष खड़ा था, जिसकी टेढ़ी मेढ़ी शाखाएं अंधेरे में किसी राक्षस के हाथों जैसी दिखाई दे रही थीं। उसी वृक्ष के पीछे कल्पना छुपी हुई थी। अगले ही पल किशन के कानों में घोड़े के दौड़ने की आवाज टकराई। इसका मतलब रात में सचमुच कोई तांगे वाला घूमता है। कुछ ही देर में एक तांगा तेजी से दौड़ता हुआ किशन के सामने आकर रुक गया। तांगे पर बैठा तांगे वाला मोटी शॉल ओढ़े हुए था। उसका चेहरा पूरी तरह ढका हुआ था और अंधेरे में केवल उसकी आंखें चमक रही थीं। कहाँ जाना है तुम्हें? मुझे भीमकपुर गांव से आगे धौलपुर गांव जाना है। ठीक है, मैं 5 सिक्के लूंगा और तुम्हें तुम्हारी मंजिल तक छोड़ दूंगा। किशन तुरंत तांगे पर बैठ गया। अगले ही पल तांगे वाला घोड़े को जंगल की ओर दौड़ाने लगा। वहीं वृक्ष के पीछे छुपी कल्पना चुपचाप तांगे का पीछा करने लगी। वो एक सुरक्षित दूरी बनाकर लगातार दौड़ती रही। कुछ देर बाद तांगा घने जंगलों से होकर गुजरने लगा। जंगल में चारों ओर अजीब सा सन्नाटा फैला था। केवल घोड़े के टापों की आवाजें और पेड़ों से टकराती हवाओं की डरावनी आवाज सुनाई दे रही थी। ये तो धौलपुर गांव का रास्ता नहीं है, ये छोटा रास्ता है। हम जल्दी पहुंच जाएंगे। किशन चुपचाप बैठा रहा। कुछ देर बाद तांगा एक खंडहर के सामने आकर रुक गया। चारों ओर फिर से डरावना सन्नाटा फैल गया। क्या हुआ? तुम मुझे यहाँ क्यों लेकर आए और ये तांगा यहाँ क्यों रोक दिया? लेकिन उसकी आवाज पलटकर उसी के पास वापस लौट आई। किशन दोबारा जोर से बोला, तुम मेरी बात का जवाब क्यों नहीं देते? लेकिन हर तरफ केवल सन्नाटा था। किशन धीरे धीरे तांगे से नीचे उतरा। जैसे ही उसने तांगे की ओर देखा, उसके होश उड़ गए। तांगे पर अब कोई नहीं बैठा था। तभी उसकी नजर खंडहर के अंदर पड़ी, जहां विचित्र रोशनी फैली थी। किशन धीरे धीरे कदम बढ़ाते हुए खंडहर के अंदर चला गया। जैसे ही किशन खंडहर के अंदर पहुंचा, अचानक किसी ने उसे पीछे से जोर का धक्का दे दिया। किशन नीचे गिर पड़ा। वो तुरंत पलटा और सामने का दृश्य देखकर चौंक गया। उसके सामने जमींदार और कालिया खड़े थे। ये क्या हो रहा है? जमींदार मुस्कुराने लगा। मैं जानता था कि तू इतनी आसानी से हार नहीं मानेगा। अब जब यहाँ तक आ ही गया है तो अब तू भी काम करेगा। ये सुनकर किशन चौंक गया। काम? कैसा काम? वो सामने देख, सब समझ में आ जाएगा। किशन ने खंडहर के अंदर नजर दौड़ाई। वहां एक बहुत बड़ी खुदाई चल रही थी।
उसका पिता परसू फावड़ा लेकर जमीन खोद रहा था। बूढ़ा हो चुका केशव भी वहां मौजूद था और वहां वही सारे गांव वाले काम कर रहे थे जो वर्षों से रहस्यमयी तरीके से लापता थे। ये तो वही लोग हैं जो लापता हो गए थे। अब मुझे समझ में आ गया कि इन सब के पीछे तुम्हारा हाथ है। लेकिन तुमने इन लोगों को गुलाम बनाकर यहाँ क्यों रखा हुआ है? जमींदार हंसने लगा। क्योंकि बरसों पहले मुझे पता लगा था कि इस खंडहर के अंदर खजाना छुपा हुआ है। मैं खुदाई करवाना चाहता था, लेकिन अगर गांव के मजदूरों को यहाँ लाता तो उन्हें शक हो जाता। इसलिए मैंने एक योजना बनाई। सबसे पहले गांव में अफवाह फैलाई कि जंगल में विचित्र आवाजें आती हैं। फिर केशव जंगल गया और कालिया ने उसे पकड़कर यहाँ काम पर लगा दिया। उसके बाद मैंने कालिया को गांव का नया तांगे वाला बना दिया। रात के समय कालिया ही यात्रियों को यहाँ तक लाता था और पूरा गांव यही समझता रहा कि केशव भूत बन चुका है। ये सुनकर किशन की आंखों में गुस्सा भर गया। तुम इतने बड़े धोखेबाज निकले, मैंने कभी सोचा भी नहीं था। तभी पीछे से कल्पना की आवाज गूंजी। मैंने सब कुछ सुन लिया है। कल्पना तेजी से खंडहर के अंदर आ गई। उसने वहां काम कर रहे मजदूरों की तरफ देखा। तुम सबको डरने की जरूरत नहीं है, बाहर निकल आओ। जमींदार जोर से हंसने लगा। तुझे क्या लगता है लड़की कि ये सब अपनी मर्जी से यहाँ पर काम कर रहे हैं? अगले ही पल जमींदार ने ताली बजाई। खंडहर के अंदर से कई आदमी तलवार लेकर बाहर आ गए। अगर किसी ने बाहर निकलने की कोशिश की तो इनकी तलवारें केवल दिखाने के लिए नहीं है। कल्पना के हाथ में जड़ी बूटी थी। उसने किशन की ओर इशारा किया और वो जड़ी बूटी जमीन पर फेंक दी। अगले ही पल जोरदार धमाका हुआ और पूरे खंडहर में धुआं भर गया। ये क्या हो रहा है? ये कैसा धुआं है? किशन ने इसी मौके का फायदा उठाया। वो अपने पिता परसू, कल्पना के पिता केशव और बाकी मजदूरों को लेकर खंडहर से बाहर निकल आया। कुछ देर बाद जब धुआं छटा तब खंडहर के अंदर केवल जमींदार, कालिया और उसके तलवार वाले आदमी मौजूद थे। जमींदार गुस्से से चिल्लाने लगा। किसी भी कीमत पर उन्हें गांव नहीं पहुंचने देना। अगर वे गांव पहुंच गए तो हमारा भेद खुल जाएगा। तभी अचानक पूरा खंडहर कांपने लगा। जहां खुदाई चल रही थी वहां से काला धुआं उठने लगा। ये देखकर जमींदार चौंक गया। ये क्या है? अगले ही पल वो काला धुआं एक विशाल और भयानक राक्षस की आकृति में बदल गया। वर्षों से मैं इस धरती के अंदर कैद था, लेकिन तूने मुझे आजाद कर दिया। ये सुनकर जमींदार के चेहरे का रंग उड़ गया। लेकिन मुझे तो बताया गया था कि यहाँ खजाना छुपा है। हाँ, लोग यही समझते हैं कि इस धरती के अंदर मैं कैद था। अब मैं आजाद हो चुका हूँ। सबसे पहले मैं तुम लोगों को मारूंगा, फिर पूरी दुनिया में तबाही मचाऊंगा। लेकिन अगले ही पल खंडहर में और भी भयंकर भूचाल आने लगा। देखते ही देखते पूरा खंडहर ढहने लगा। खंडहर के अंदर जमींदार, कालिया और उसके आदमी और उस राक्षस की भयानक चीखें गूंज उठी। किशन दूर खड़ा ये सब देख रहा था। तभी रंग बिरंगी रोशनी के साथ वहां एक साधु प्रकट हो गया। जमींदार खजाना समझकर खुदाई कर रहा था, लेकिन वो नहीं जानता था कि वहां खजाना नहीं बल्कि एक राक्षस कैद था। उसने अपनी लालच की वजह से उस राक्षस को आजाद कर दिया, लेकिन नियति का खेल देखो। वही राक्षस जमींदार और उसके साथियों के विनाश का कारण बना और खंडहर के ढहते ही वो राक्षस दोबारा उसी धरती के अंदर कैद हो गया। अब गांव वालों को लेकर अपने घर लौट जाओ, तुम्हारे गांव के भय का अंत हो चुका है। इतना कहकर साधु रंग बिरंगी रोशनी में गायब हो गया। किशन गांव वालों को लेकर वापस चंदनपुर लौट गया। अगले दिन पूरे गांव में जमींदार और उसके साथियों की चर्चा होने लगी। गांव वालों को आखिरकार भूतिया तांगे का असली रहस्य पता चल चुका था। कुछ दिन बाद किशन और कल्पना का विवाह धूमधाम से संपन्न हो गया।